एक पाक फौज का जवान, SSG कमांडर, स्नाइपर के मुसन्निफ रियाज आकिब कोहलर का शाहकार, एक बाजीगर की हंगामा खेज दास्तान। दफ्तर के बाहर एक उधेड़ उमर बारिश शख्स स्टूल पर बराजमान था। उसकी सवालिया नजरों को देखकर मैंने कहा, डॉक्टर साहिबा ने बुलाया है। उसने उठकर मेरे लिए दरवाजा खोला। जी वो आपका ही इंतजार कर रही हैं। और मैं उसे शुक्रिया कहते हुए अंदर दाखिल हो गया। डॉक्टर शहला काफी बेचैनी से मुंतजिर थी। मुझे देखते ही वो बेसाख्ता खड़ी हो गई। उसने कुर्सी की जानिब इशारा किया। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, आइए बैठिए। मैंने कुर्सी संभाल ली। फरमाइए। वो बोली, उमरजान साहब, सबसे पहले तो मैं माजरत करना चाहूंगी कि मुझसे एक निहायत गैर इखलाकी हरकत सरजद हुई है, और वो है छुपकर आप दोनों की बातें सुनने की। और इस हरकत की वजह आप दोनों की पुरस्कार खामोशी थी। अब्बू जान का नाम सुनते ही आपको चुप सी लग गई थी, और इस बात ने मुझे अचंभे में डाल दिया। और मेरी ये हैरत आप दोनों की गुफ्तगू सुनकर रफा हो गई। आपको शायद मेरी इस बद तहजीबी पर खफगी हो, जिसके लिए मैं पेशगी माजरत कर चुकी हूँ। इसके साथ साथ मैं आपकी शुक्रगुजार भी हूँ कि मेरे एक नाकरदा जुर्म को आपने वसी ज़र्फी से मुआफ कर दिया है। वरना जिस शख्स के भरे पूरे घर को आग लगा दी जाए, वो इंसाफ और नाइंसाफी और हक और नाहक नहीं देखता, पूरी दुनिया से इंतकाम लेने का ख्वाहां होता है। और मैं तो हकीकतन आपके कहने के मुताबिक इस वाक़े से लाइल्म हूँ। वो एक लम्हा सांस लेने के लिए रुकी और फिर गोया हुई। और जहाँ तक ताल्लुक है आपका अकबर से बदला लेने का, जिसको भाई कहते हुए भी मुझे शर्म महसूस हो रही है, तो इस काम में कानून के दायरे के अंदर रहते हुए आप मुझे अपने शाना बशाना पाएंगे, क्योंकि अब मेरी नजर में वो भाई नहीं बल्कि मेरे भाई का कातिल है। जमीन और जायदाद के लालच ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है कि वो अपने खूनी रिश्तों को भी भुला बैठा है। शायद इस लालच में वो मुझे और अम्मी जान को भी मारने से दरेग न करे। मैंने कहा, फिलहाल तो आप दोनों को उससे कोई खतरा लाहक नहीं है, क्योंकि वो अपनी तमाम जमीन जायदाद कालीवाल के मलिक मीर नियाज खान के हाथ बेचकर किसी नामालूम जगह पर रूपोश हो गया है। और मेरे अंदाजे के मुताबिक वो आप दोनों का हिस्सा भी मीर नियाज खान के हाथ फरोख्त कर गया है। उसने पूछा, इतने वसूख से आप ये सब कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा, गुज़श्ता शब उसे ठिकाने लगाने के लिए हम आपकी हवेली में घुसे थे, मगर उसकी बजाय हमारा टकराव मीर नियाज खान के आदमियों से हो गया था। उन्हीं की ज़बानी हमें पता चला है कि अकबर परसों से रूपोश हो चुका है और आपकी हवेली और जमीनें अब मीर नियाज खान के तसर्रुफ में हैं। उसने पूछा, मगर वो हमारा हिस्सा कैसे फरोख्त कर सकता है? मैंने अपनी बात की वजाहत की, ये मेरा अंदाजा है, हो सकता है मामला इसके बरक्स हो, लेकिन ये मैं बताता चलूं कि अगर ऐसा हो चुका है तो मलिक मीर नियाज से अपनी जमीनें वापस लेने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। वो बोली, ऐसा है तो मैं कल ही मामू को भेजती हूँ कि वो रहमान खेल जाकर हालात का जायजा ले आएं। अगर ऐसी ही बात है जिस तरह के आपने कहा है, तो फिर लाजिमन हमें कानूनी चाराजोई करनी पड़ेगी। इससे पहले भी मामू जान अकबर के खिलाफ आजम भाई और छोटे मामू के कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा चुके हैं, एक मुकदमा और सही। मैं उठते हुए बोला, ओके, फिर मुझे इजाजत दें। उसने माथे पर हाथ मारा। उफ़ो, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, आपसे चाय पानी का तो पूछा ही नहीं। मैंने कहा, कोई बात नहीं डॉक्टर साहिबा, बाद में किसी वक्त सही। उसने चपड़ासी को अंदर बुलाने के लिए बेल बजाई। नहीं नहीं, आप बैठे। उसके इसरार को देखते हुए मैं बादिल नखास्ता बैठ गया। बारिश चपड़ासी ने अंदर दाखिल होकर पूछा, जी बीबी। अब्दुल चाचा 2 कप कॉफी ले आओ। क्यों, कॉफी ठीक है ना? वो चपड़ासी से कहकर मुझसे मुखातिब हुई और मैंने मुस्कुरा कर असबात में सर हिला दिया। जवाबन वो भी बेसाख्ता मुस्कुरा दी। बोली, वैसे मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जितनी आप मुझे समझ रहे हैं। मैं ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। मैंने कब आपको बेवकूफ समझा? वो बोली, आपके अंदाज से यही जाहिर हो रहा है। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बेवकूफ आदमी डॉक्टर कैसे बन सकता है? मैंने उसकी बात की तरदीद की। उसके बाद कॉफी आने तक हम उस तरह की हल्की फुल्की गुफ्तगू में मसरूफ रहे। कॉफी पीकर मैं जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अभी इजाजत दें, इंशाल्लाह कल गपशप करेंगे। मैंने इजाजत चाही और उसने इस बात में सर हिला दिया। मैं लंबे लंबे टक भरता हुआ दरवाजे के करीब पहुंचा, मगर इससे पहले कि मैं बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता, उसने आवाज दी, उमरजान साहब। मैं पीछे मुड़ा। जी, अपने दोस्त अमजद से कह दीजिएगा कि वो जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा है,
वो तबस्सुम और तकल्लुम मेरी आदत नहीं है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर कौसे कज़ाह के रंग लहराने लगे। मैं शरारती लहजे में बोला, ये अगर आप खुद उसे कह देती। वो मुल्तजी लहजे में बोली, आप कह दीजिए ना मेरी जानिब से। ठीक है भाभी, कहता हुआ मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मुझे पता था कि मेरी बात सुनकर उसने शर्म से अपना चेहरा छुपा लिया होगा। मैं खुशी से सरशार अमजद के कमरे की जानिब चल दिया। वो तकिए पर सर रखे गहरी सोचों में गर्क था। उसकी आंखों के सामने हाथ लहरा कर मैंने पूछा, माजे साहब आप जिंदा हैं या रूह कफ़स अंसरी से परवाज कर गई है? वो बरजस्ता बोला, इतनी जल्दी तेरी दिली ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती बालके। मैंने कहा, अगर यूं है तो जल्दी से मिठाई का बंदोबस्त करो। वो हैरानी से मुस्तफसिर हुआ, क्यों? बच्चा हुआ है मेरा कि मिठाई का बंदोबस्त करूं? मैं तुर्की बतुर्की बोला, वो भी हो जाएगा अगर तू तीसरी मखलूक से न हुआ तो। वो बोला, मेरा तो ख्याल है कि आदम अलैहिस्सलाम की हस्ती वाहिद हस्ती थी जिसके वजूद से अल्लाह ताला ने दूसरा वजूद पैदा किया था। इसके अलावा शायद दूसरा मैं हूँगा, वो भी बकौल आपके। मैंने कहा, बेवकूफ, मैं तेरी होने वाली दुल्हन का पैगाम लाया हूँ। नामाबरों के लिए आशिक क्या कुछ नहीं कर देते और तू मिठाई खिलाने में हीलो हुज्जत कर रहा है। वो हक लाया, कौन दुल्हन और कैसा पैगाम? मैंने कहा, अच्छा अब वो कौन सी हो गई जबकि थोड़ी देर पहले पसंदीदा कुड़ी थी। वो बोला, मजाक मत उड़ाओ यार, कहाँ डॉक्टर शहला और कहाँ गरीब अमजद। मैंने कहा, बहरहाल मेरा काम था उसका पैगाम पहुंचाना और उसने कहला भेजा है कि जरा सा ध्यान रख लेना मेरी पहली मोहब्बत है, वफा का मान रख लेना मेरी पहली मोहब्बत है। वो संजीदा होते हुए बोला, यार सही सही बताओ तुम्हारे दरमियान क्या बातचीत हुई? और मैंने मिन्नो अन सारी गुफ्तगू उसके सामने दोहरा दी। मेरी इख्तितामी बातों से उसके चेहरे पर 1000 वोल्ट के बल्ब से भी ज्यादा रोशनी फैल गई। वो ख्वाबनाक लहजे में मुस्तफसिर हुआ, सचमुच यही बातें हुई हैं? मैं चीख कर बोला, हाँ सचमुच यही बात हुई है मेरे बाप। अब किसी दूसरे मौजू पर भी बक, तेरी सुई तो बस डॉक्टर पर ही अटक गई है। मगर ये मेरी खाम ख्याली थी कि मेरी झिड़की सुनकर उस पर कोई असर पड़ेगा। वो उसी लय और उसी सुर में शुरू हो गया, यहाँ तक कि तंग आकर मैं ही वहाँ से भाग गया। अगले 2 हफ्ते मैंने शहर में ही गुजारे। दिन को मैं ज्यादातर अमजद के पास रहता जबकि रात चचा के पास गुजारता। इस दौरान मेरी शहला के मामू से मुलाकात भी हुई। वो अच्छे खासे हंसमुख और खुश अखलाक इंसान थे। इसके अलावा अमजद के वालिद साहब को भी मैंने एक माकूल रकम बजरिया मनी ऑर्डर भिजवा दी, क्योंकि अमजद वापस नौकरी पर जाने से बिल्कुल इनकारी हो गया था। वो सारा दिन बेड पर पड़े शहला से राजो न्याज में मसरूफ रहता। शहला उसका इलाज बड़ी मोहब्बत और चाहत से कर रही थी। उसका मामू तो ज्यादातर जमीनों के सिलसिले में मसरूफ रहता। कालीवाल का मलिक मीर न्याज खान गैर मुतवक्के तौर पर उनकी जमीनें वापस करने के लिए तैयार हो गया था और शहला का मामू चौधरी अनवर अली की जायदाद में शहला और उसकी माँ का हिस्सा अलहदा करवाने में मशगूल रहता। बाकी जायदाद तो यूं भी मीर न्याज खान ने खरीद ली थी। 2 हफ्तों के बाद मैं और अमजद वापस गांव पहुंचे। अमजद का जख्म काफी हद तक मुंदमिल हो गया था। गो डॉक्टर शहला तो अभी तक उसे डिस्चार्ज करने के हक में नहीं थी, मगर अमजद के उस वादे पर कि वो उसे हर दूसरे दिन मिलने के लिए आता रहेगा, वो उसे डिस्चार्ज करने पर राजी हो गई थी। उसका मामू भी उन दोनों की मोहब्बत के हाल से वाकिफ था, मगर जानबूझकर अनजान बना रहता। गाँव वापस पहुँचते ही मैंने सबसे पहले तो एक जानने वाले को फसलों की कटाई का ठेका दे दिया, क्योंकि गंदुम और चने की फसलें पककर तैयार हो गई थी और उनकी कटाई शुरू थी। हम दोनों असलम भाई की बैठक में बैठे अपने अपने ख्यालात में गुम थे कि अचानक अमजद मुस्तफसिर हुआ, जानू यार घर की असर नौ तामीर कब शुरू करवानी है? मैंने नफी में सर हिलाया, अभी नहीं, पहले चौधरी अकबर के सिलसिले को किसी एक साइड पर होने दो। वो बोला, तो फिर क्या ख्याल है मीर न्याज खान से 2-2 हाथ हो जाएं? मैंने कहा, तेरा बाजू तो ठीक हो जाए। वो बोला, बस ठीक है मेरा बाजू, 3 हफ्ते तो होने को हैं। मैंने कहा, ठीक है, मगर जख्म अभी तक कच्चा है और इस जख्म की वजह से तेरी कारकर्दगी आधे से घट जाएगी और मीर न्याज खान के खिलाफ हरकत में आने के लिए जरूरी है कि हम दोनों मुकम्मल तौर पर चाको चौबंद और फिट हों। वो बोला, तुम मेरी फिक्र मत करो, अपना इरादा बताओ। मैंने कहा, मेरा इरादा तो ये है कि बतौर मुंशी तुम फसल की कटाई की निगरानी करते हुए अपनी तनख्वाह हलाल करो, जबकि मीर न्याज खान से निपटने के लिए मैं अकेला काफी हूँ। वो बोला, ये काम तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो, इसलिए ये तेरे जिम्मे और मैं मीर न्याज खान के खिलाफ मैदान में उतरता हूँ। मैंने कहा, चलो छोड़ो, फिलहाल उसके खिलाफ मालूमात हासिल करते हैं जब तक तुम्हारा बाजू भी मुकम्मल फिट हो जाएगा, क्योंकि मैं उस पर कच्चा हाथ नहीं डालना चाहता। वो बोला, मंजूर है, मगर उस दिन करम शाह नामी शख्स से उसके मुताल्लिक तमाम मालूमात तो हासिल कर ली थी, अब और क्या रह गया है? मैंने कहा, वो सब कुछ भी मुझे याद है, मगर इसके अलावा भी अगर कोई मुफीद मालूमात हासिल हो जाए तो क्या मुज़ायका। अमजद ने इस बात में सर हिलाने पर इक्तफा किया। उसके बाद हम मीर न्याज खान को घेरने के मुख्तलिफ तरीकों पर गौर करने
लगे। मैं मीर नियाज की शक्ल सूरत से नावाकिफ था, इसी तरह उसने भी मुझे देखा हुआ नहीं था। कालीवाल का रहमान खेल से टोटल फासला 7 से 8 किलोमीटर था। रहमान खेल से एक कच्चा रास्ता निकलता था जो 3 किलोमीटर आगे जाकर उस पुख्ता सड़क से मिल जाता जो मेन रोड और कालीवाल को आपस में मिलाता था। हम दोनों ने तय किया कि अगले दिन मैं कालीवाल जाकर मीर नियाज खान की हवेली का जायजा लेकर आऊंगा। उसके साथ मैं उस मालूमात की तस्दीक भी कर लूंगा जो करमशाह नामी शख्स से हमें हासिल हुई थी। अमजद बड़ी मुश्किल से मेरे अकेले जाने पर राजी हुआ था। बोला, यार मैं तुझे ही भेजता, लेकिन तुम पश्तो और सराय की दोनों जबानों से नाबलद हो, जबकि इस इलाके में सिर्फ यही 2 जबानें बोली और समझी जाती हैं। अमजद बोला, ठीक है, लेकिन तुमने अकेले अकेले कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कहा, वो तो पहले भी कोई नहीं था। बहरहाल इत्मीनान रखो, मेरा इस किस्म का कोई इरादा नहीं है। वो बोला, चलो फिर तय हो गया। सुबह आप कालीवाल जाएंगे और मैं चचा फाजिल को मिलने के लिए शहर जाऊंगा। मैं तंजिया लहजे में बोला, बड़ी याद आ रही है भाई चचा की, और वो शर्मिंदा हंसी हंस कर खामोश रहा। मीर नियाज खान कालीवाल की बारसूख शख्सियत थी। मुझे पता था कि कालीवाल में उसके खैर खा बकसरत होंगे। उसके मुतालिक मालूमात के हुसूल या किसी और कार्रवाई के लिए मुझे बहुत ज्यादा एहतियात से काम लेने की जरूरत थी। वैसे भी मैं नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं उसके खिलाफ सरगर्म हो चुका हूँ, क्योंकि उसकी और मेरी दुश्मनी की बुनियाद कोई नहीं थी। गो वो एक दफा मेरे ऊपर हमला करा चुका था और उसका उसे मुंह तोड़ जवाब मिला था, लेकिन उसके बाद उसकी तरफ से किसी भी किस्म की कार्रवाई मेरे खिलाफ न हुई, जिसका यही मतलब था कि वो अपनी तवानाइयां बेफायदा कामों में खर्च नहीं करता। मैं भी चौधरी अकबर के धोखे में उसके आदमियों पर हमला करने का मुर्तकिब हो चुका था, मगर ऐसा सिर्फ गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ था। अब मुझे कोई ऐसा तरीका कार आजमाने की जरूरत थी जिसकी बिना पर मीर नियाज खान मुझे चौधरी अकबर के रूपोशी के मकाम के बारे में मालूमात बगैर किसी खून खराबे के फराहम कर देता। रात का बेशतर हिस्सा उसी सोचो विचार में कटा। दिन चढ़े मैं कालीवाल रवाना हो गया। अमजद सुबह सवेरे शहर चला गया। मैंने तांगा लेने की बजाय पैदल चलने को तरजीह दी थी। क्लोज बट की मशीन गन कंधे से लटका कर ऊपर मैंने हल्की चादर ओढ़ ली। अगर मैं चादर न ओढ़ता तब भी कोई खास फर्क न पड़ता, क्योंकि हमारे इलाके में हर दूसरा बंदा हथियार से मुसल्ला दिखाई देता है। लेकिन हथियार को छुपाने का मकसद सिर्फ इतना था कि वो हथियार हमने मीर नियाज खान के आदमियों से छीना था, जो मैंने जीरे पहलवान के पास रखवाया हुआ था, और शहर से वापस आने के बाद मैं उसी से वापस ले आया था। कोई भी दुश्मन उस हथियार को पहचान कर मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता था। वैसे भी हमारे लोग अपने हथियार को अपने बच्चों की तरह पहचानते हैं। मैं जल्द ही मेन रोड और कालीवाल को मिलाने वाली पुख्ता सड़क पर पहुंच गया। वहां से एक मोटरसाइकिल सवार से लिफ्ट लेकर मैं कालीवाल पहुंच गया। कालीवाल आबादी के लिहाज से रहमान खेल से दुगना था। वहां पर घंटा डेढ़ दाएं बाएं फिरने के बाद मुझे काम शुरू करने के लिए मौजू जगह मिल गई। वो एक छप्पर होटल था जिसके कोने में जमीन पर चटाई बिछाकर 10-12 आदमी 2-3 टोलियों में बटे जुआ खेलने में मशगूल थे। माशरे में नशई और जुआरी ऐसा तबका होता है जिसे सिर्फ अपने नशे या जुए से गरज होती है, और उनसे अपना मतलब निकालना बहुत आसान होता है। आपको शायद सरेआम जुआ खेलने पर अचंबा हो, मगर कई इलाकों में जुआ सरेआम खेला जाता है, और जहां तक ताल्लुक है पुलिस का, तो उनका मुंह बंद रखने के लिए उनको हड्डी डाल दी जाती है। और वैसे भी हमारे इलाकों में पुलिस का अमल दखल न होने के बराबर है। मैं भी निस्बतन एक छोटी नजर आने वाली टोली में बैठ गया। बैनुल अक़वामी सतह पर जुआ खेलने के लिए सबसे ज्यादा फ्लैश नामी गेम खेली जाती है, मगर हमारे इलाके में उस गेम को इतनी तरजीह नहीं दी जाती, और लोग ज्यादातर रम्मी या मांग पत्ता खेलते हैं। बहुत से ताश खेलने वालों के लिए मांग पत्ता शायद नई गेम हो। उनकी मालूमात के लिए बताता चलूं कि ये बहुत सादा खेल है। इसमें शामिल तमाम अफराद में एक शख्स कोई सा पत्ता बताता है, और ताश फेंकने वाला तमाम के सामने तरतीबवार एक एक पत्ता फेंकता जाता है। जिस शख्स के सामने वो पत्ता खुल जाए वही जीता हुआ तसव्वुर होता है, और जब तक वो मतलूबा पत्ता खुल न जाए बांटने वाला तमाम अफराद के सामने तरतीबवार पत्ते फेंकता रहता है। उस वक्त भी तमाम लोग उसी गेम से जुआ खेल रहे थे। ये और बात के फी बाजी वो 5-10 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ रहे थे। मेरा मकसद चूंकि सिर्फ अपने मतलब के बंदे की तलाश थी, और वो शख्स मुझे जल्द ही मिल गया। अपनी घड़ी और चादर भी जुए में हार कर वो निहायत परेशानी और अफसोस की हालत में वहाँ से रवाना हुआ था। उसकी जगह छोड़ते ही मैं भी उठ खड़ा हुआ। उस वक्त तक मैं भी 10-12 बाजियां हार
चुका था, मगर मेरा मतमे नजर चूंकि कुछ और था, इसलिए मैंने मुतलक उसकी परवाह न की थी। खेलने वालों ने मेरे उठ जाने को मेरे हारने की वजह समझा। मेरा मतलूबा शख्स निहायत अफसुर्दगी के आलम में सर झुकाए इर्द गिर्द के मनाजिर से लाताल्लुक चल रहा था। मैंने खामोशी से उसका ताक़ुब जारी रखा। वो शायद अपनी किसी ऐसी जरूरत के मुतालिक सोच रहा था जिसके पूरा होने का दारोमदार उसके जीतने पर था, मगर वो हार गया था। और ऐसा सिर्फ उसके साथ नहीं हुआ था, जुआ है ही ऐसी लानत के उसने कभी किसी को खुशहाली नहीं दी। जीतने की उम्मीद पर इंसान अपने हाथ में मौजूद पैसे से भी हाथ धो बैठता है। मिसल मशहूर है कि जुआ किसी का ना हुआ, तो ये मिसल हर जुआरी पर सादिक आती है। आज तक कोई जुआरी ये दावा नहीं कर सकता कि उसने जुआ खेलकर अपनी इतनी जमीन जायदाद बनाई है। हमेशा यही सुनने और देखने को मिला है कि ये चीज जुए में हार दी और वो चीज जुए में हार दी। इसलिए दीन फितरत यानी इस्लाम ने जुए को हराम करार दिया है। कुछ फलसफियों के नजदीक इस्लाम की सारी अच्छाइयों से कतई नजर करके अगर सिर्फ जुए और शराब के हराम करने के हुक्म को ही लिया जाए, तब भी इस्लाम मज़ाहिब आलम पर फौकियत ले जाए। बाजार से निकलकर जैसे ही वो एक गली में दाखिल हुआ, मैं रफ्तार तेज करते हुए उसके करीब पहुंच गया। मैंने मुसाफे के लिए उसकी समत हाथ बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब गोल करते हुए उसने बेदिली से मेरे हाथ को थाम लिया। आप तो वो मुझे पहचानता हुआ बोला और जवाबन मैं उसकी बात काटते हुए बोला, बिल्कुल मैं वही हूँ जो आपके साथ ताश खेल रहा था। वो परेशानी के आलम में मुस्तफसिर हुआ, खैर तो है। उसे शायद ये फिक्र दामनगीर हो गई थी कि कहीं मैं किसी मुतालबे के लिए उसके पीछे न आया हूँ। मैंने उसे तसल्ली दी, हाँ खैर है। दरअसल मैं कालीवाल में अजनबी हूँ और एक खास काम के सिलसिले में एक काबिल एतमाद बंदे की जरूरत थी। इसके लिए आप मुझे मौजू दिखाई दिए। वो तंजिया अंदाज में हंसा, खास काम और मौजू, बहरहाल बताओ। मैंने कहा यहाँ नहीं, कहीं बैठकर। उसने कहा खाना खाया है। उसके अंदर मौजूद गंडापुरों की अजली मेहमान नवाजी की रग फड़की और वो मुस्तफसिर हुआ। हालांकि मेरा अंदाजा था कि उसके घर में खाने के लिए शायद ही कुछ मौजूद होता, लेकिन मेरा मकसद चूंकि उसे एतमाद में लेकर उससे काम निकलवाना था, इसलिए मैंने अस्बात में सर हिला दिया। चलो फिर पहले खाना खा लेते हैं, वहीं पर काम की बातचीत भी हो जाएगी। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, चलो, और हम दोनों उसके घर की समत बढ़ गए। 2-3 मोड़ मुड़ने के बाद हम एक गारे मिट्टी से बने कच्चे मकान के सामने पहुंच गए, जिसकी बगल में एक छोटी सी बैठक भी मौजूद थी। बैठक का दरवाजा खोलकर उसने मुझे वहां बिठाया और खुद घर में घुस गया। उसे घर में गए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अंदर से चीखो पुकार की आवाज बुलंद हुई, और इससे पहले कि मुझे इस शोरगुल की वजह समझ आती, बैठक का घर की तरफ मौजूद दरवाजा धड़ाम से खुला और चादर लपेटे एक औरत अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे ही वही जुआरी गालियां बकता हुआ बरामद हुआ जिसके साथ मैं यहाँ पहुंचा था। जवान औरत ने मेरे सामने पहुंचकर कुछ कहना चाहा, भाईजान आप खफा, मगर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले जुआरी ने उसके बाजू से पकड़कर घर की जानिब धक्का दिया। वो धाड़ा, दफा हो जाओ, बकवास करने की जरूरत नहीं है। वो लड़खड़ा कर संभल गई, करूंगी बकवास। घर में सूखी रोटी भी मौजूद नहीं है और जनाब को मेहमान नवाजी की पड़ी है। इतने मेहमान नवाज थे तो कुछ कमा कर लाते ताकि मैं तुझे और तेरे मेहमान दोनों को खिलाती। तेरी तो। वो जुआरी गालियां बकता हुआ उसे मारने के लिए लपका और मैं जो हैरानी से इस ड्रामे की हकीकत समझने की कोशिश कर रहा था, तड़प कर आगे बढ़ा और उस मुख्तसर वजूद जुआरी को थाम लिया। आराम से भाई, आराम से, इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है, इधर बैठो। मैंने उसे जबरदस्ती चारपाई पर बिठा दिया। मुझे सारी कहानी बताओ, क्यों लड़ रहे हो? जुआरी के कुछ बोलने से पहले वो औरत जो गालिबन जुआरी की बीवी थी चिल्लाई, मैं बताती हूँ भाईजान, दूसरा दिन है, घर में चूल्हा नहीं जला। सुबह मैं अपने भाई से 100 रुपया मांग कर लाई थी। इसको वो पैसे दिए कि सौदा सलफ खरीद लाए और ये बजाय कोई सामान लाने के खाली हाथ घर तशरीफ ले आया और अभी आपके खाने का बंदोबस्त करने के लिए मेरी बालियों का मुतालिबा कर रहा है। मैं इसे फरोख्त करने के लिए बालियां दे देती, मगर मुझे पता है कि इसने इनसे हासिल होने वाली रकम भी जुए में उड़ा देनी है, क्योंकि इससे पहले ये मेरे कंगन, झुमका और नथली बेचकर जुए में उड़ा चुका है। वो बंदा जुआरियों वाली अजली हिमाकत से बोला, तेरे फायदे के लिए ही खेलता हूँ, अगर जीत जाता तो तुझे सारे जेवर बनवा देता। वो औरत हिकमत भरे लहजे में बोली, जुआ और जीत ये 2 मुतजाद अल्फाज हैं। वैसे भी मुझे तेरी जुए में जीती हुई हराम की रकम नहीं चाहिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं उनके बीच मदाखलत करते हुए बोला, ठीक है बहन, आप जाएं, अब ये आपसे बालियों का मुतालबा नहीं करेगा और तुम उठो, मेरे साथ चलो। वो चौंकता हुआ बोला, कहाँ? जबकि औरत मुतशक्कराना निगाहों से मेरी जानिब देखती हुई अपने घर में घुस गई। मैं बैठक के बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गया, चलो तो सही। वो भी बादले नखास्ता मेरे साथ चल पड़ा। मैंने वहां से सीधा बाजार का रुख किया और बाजार पहुंचकर उसके ना करने के बावजूद आटे की बोरी, घी का टीन, चीनी की बोरी और
और खाने का काफी सारा सामान खरीद कर एक रेड़े में डलवा कर उसके घर उठवा लाया। मैं इस साजो सामान की बजाय रकम भी उसके हवाले कर सकता था, मगर मुझे पता था कि उसने सारी रकम जुए में उड़ा देनी थी, जबकि इस तरह कम से कम महीना डेढ़ उसके घर का चूल्हा तो जल सकता था। उसकी बीवी सामान को देखकर खुश होने के साथ साथ अपने रवैये पर नादिम भी नजर आ रही थी, मगर मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। कौल मशहूर है कि किसी की मदद करते वक्त उसके चेहरे की तरफ मत देखो, ये ना हो उसकी शर्मिंदा आंखें तुम्हारे दिल में गुरूर का बीज बो दें। गो मैंने उनकी मदद अपनी गरज से की थी, मगर इंसान का नफ्स उसकी मजबूरी में की जाने वाली नेकी को भी बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, और मैं भी एक गुनाहगार इंसान ही तो था। जाने से पहले बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।